हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे। तो इसमें जो एक तुषार लड़का है, तुषार की ट्रेन की जर्नी है जो उसके बारे में बताया है। तुषार है अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो ट्रेन में जो उसको सीट मिली हुई थी, कौन सी विंडो सीट मिली हुई थी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। जो उसकी नोज़ थी वो विंडो ग्लास से चिपकी हुई थी। उसने देखा कि जो पेड़ पौधे हैं और घर वो बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने टैप्ड हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 ईयर्स एगो पहले ही रेल की जो जर्नी थी वो करनी स्टार्ट की थी। बस तो इसके कुछ डिकेड्स लेटर, मतलब दशक बाद आई थी जो बस थी, वो तो दशक बाद आई थी। तुषार जो फिर सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए जो ट्रैवल क्विकली थी, मतलब तेज़ रफ्तार से जाने वाले उनके पास वाहन नहीं थे, तो वो यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी जो एंटायर लाइफ, मतलब सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नॉट क्वाइट, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो आरंभिक मानव थे आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट, मतलब उपमहाद्वीप में 2 मिलियन 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? हम हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब जो खाना इकट्ठा करते थे, उन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जानते थे। भोजन का उनका जो वे ऑफ फूड था, भोजन का इंतजाम करने का जो तरीका था, उसी के आधार पर इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। जनरली खाने के लिए वे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, मछलियाँ और जो चिड़िया, फिश और बर्ड्स, उनको पकड़ते थे। फ्रूट्स, नट, सीड्स, स्टॉक्स, एग, ये सब वो इकट्ठा करते थे। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो है ये हंटर गैदरर्स होते हैं, मतलब आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग होते हैं, वो एक जगह क्यों नहीं रुकते थे? उनके घूमने के क्या कारण थे? उनके उस घूमने के 4 रीजन्स थे। फर्स्ट रीजन था वह यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो क्या होता था, आसपास के जो पौधे, फल और जानवर को वो खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। सेकंड रीजन है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर डियर और जैसे वाइल्ड कैटल, हिरन और जो मवेशी होती थी, उन्हें चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। थर्ड रीज़न है कि जो पेड़ और पौधे थे, फल फूल, ये क्या होते थे? सीजनल होते थे। मतलब एक सीजन में जैसे एक फल लगता है तो दूसरे सीजन में दूसरा फल लगता था। तो इसलिए भी लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार ही अदर प्लेसेस में घूमते होंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रीज़न, यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का सरवाइव करना संभव नहीं होता। तो जो पानी है वो कहाँ मिलती थी? लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, इनमें मिलता था। कई नदियों और झीलों में तो पानी सारा साल रहता है, और कुछ जो झीलें थी वो क्या होती थी? सीजनल मतलब उनमें पानी कुछ समय के लिए रहता था। बारिश आती थी तभी उनमें पानी मिलता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग जो थे वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते थे।
नेक्स्ट है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद, तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग हंटर गैदरर्स मतलब आखेटक खाद्य जो संग्रह थे वो किया करते थे। यह तभी संभव हो सकता था कि जो लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाए हों। अब उसके लिए क्या किया था लोगों ने कि टूल्स जो बनाए थे वो किस चीज़ के बनाए थे, स्टोन और वुड और बोन्स, हड्डियों की, इनसे औजार बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार कुछ हैं जो आज भी बचे हुए हैं। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots। अब इनमें से जो कुछ औजारों का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता था, हड्डियों और मांस काटने के लिए, और स्क्रैप बार्क पेड़ों की छाल उतारने के लिए, और ये हाइड्स मतलब जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब जो है कुछ के साथ तो हड्डियाँ या लकड़ियों के हैंडल लगाकर उन्हें भाले और बाण जैसे हथियार बना दिए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और कुछ लकड़ियों का जो उपयोग होता था वो किस में किया जाता था, जलाने में किया जाता था, और कुछ का उपयोग झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर। अब जो हमारे को ये जो लेफ्ट में पिक्चर दिखाई गई है, ये दिखाया हुआ है कि हमारे जो पत्थर हैं और किस किस काम आते थे। ये जो नुकीला पत्थर है ये खोदने के काम आता था, और जो ये राइट हैंड में ये वाला दिखाया गया है ये क्या करता था, जानवरों की खाल बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था इनका उपयोग। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब रहने की जगह निर्धारित करना। जो ये मैप है इसमें हमें ये रेड जो दिखाए गए हैं, ये देखो ट्रायंगल्स है, ये रेड भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल केव्स। जो ये केव्स हैं ये कौन सी साइट्स थी, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर हंटर गैदरर्स के होने के एविडेंस मिले हैं हमें। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर जो हंटर गैदरर्स रहते थे। मैप में सिर्फ कुछ हमें जो है कुछ गिने चुने स्थान ही दिखाए गए हैं। जो मैनी साइट्स मतलब पूरा स्थल होते थे, जो जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती थी उसको पूरा स्थल कहते हैं, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ उन्हें इजीली अवेलेबल जो ये स्टोन्स होते थे वो आसानी से मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को फैक्ट्री साइट, उद्योग स्थल कहते हैं। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, जो शैल चित्र, रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पे चित्रकारी, इनसे हमें क्या पता चलता है। जिन केव्स में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर पेंटिंग्स मिली हैं, उन पर चित्र मिले हैं। इनमें जो कुछ चित्र हैं जो वो बहुत सुंदर हैं, और वो कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में वो चित्र मिले हैं। इनमें वाइल्ड एनिमल्स की बड़ी कुशलता से और उनका बड़ा सजीव चित्रण किया है। सजीव एकदम ऐसे जैसे कि वो अभी जिंदा हो जाएंगे, बोल पड़ेंगे, ऐसा उनको इस तरह से बनाया गया है। अब साइड में ये कॉलम है, पहले इसको देखते हैं। जो ये भीम बेटका जो अब कहाँ पर है, वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या है, हैबिटेशन साइट्स मतलब आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें केव्स और रॉक शेल्टर्स, केव्स मतलब गुफाएं
और रॉक शेल्टर्स, कंदराएं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए शेल्टर मतलब आश्रय मिलता था। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं जो हैं कहाँ मिलती हैं? विंध्य और डेक्कन प्लेटो पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स मीन पूरा स्थल। अब पूरा स्थल क्या होते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं को उन्होंने बनाया, उनका यूज़ किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के सरफेस बोरिड मतलब जो ऊपर अंदर, कभी कभी ये पानी के तल मतलब कि समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन साइट्स के बारे में आपको अगले चैप्टर्स में बताया जाएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग की खोज कैसे हुई हमें ये हम अभी इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ में। ट्रेसिंग ऑफ एश हैव बीन फाउंड देयर। जो वहाँ पे आग से जली हुई कपड़ों के छिलके थे, कुछ ऐसी ही लकड़ियाँ वहाँ पर मिली जिससे पता चलता था कि वहाँ के लोगों ने उस टाइम आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे लाइट के लिए, मांस को भूनने के लिए, और जो वहाँ पे खतरनाक जानवर जो थे उनको अपने से दूर रखने के लिए, उनको डराने के लिए, डराकर भगाने के लिए। नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। अब इसमें जो नेम्स एंड डेट्स है वो कॉलम पढ़ते हैं। नाम और तिथियां। हम अब जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वो पोलियोलिथिक काल कहते हैं, और यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पोलियो मतलब प्राचीन, और दूसरा लिथोस यानी पाषाण यानी पत्थर। यह नाम जो है प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जो पालियोलिथिक काल में 20 लाख साल पहले से 12,000 ईयर्स पहले के दौरान माना गया है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आरंभिक काल, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। अब जो है ह्यूमन हिस्ट्री का जो लगभग 99% जो स्टोरीज है वो स्पैन ऑफ टाइम इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें एनवायरमेंट चेंजेस मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका जो समय लगभग 12,000 ईयर्स पहले से लेकर 10,000 ईयर्स पहले तक का माना गया है। इस काल के जो औजार थे, पत्थर के औजार थे, जनरली कैसे थे? टाइनी मतलब आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल लगे आरी और हंसिया जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ विभिन्न प्रकार के औजार भी इस दौरान यूज किए जाते रहे। अगला युग लगभग 10,000 ईयर्स एगो शुरू हुआ। इसे नियोलिथिक युग कहा जाता है। अगले अध्याय में आप नियोलिथिक जो है युग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये नवपाषाण का मतलब क्या होता है, नियोलिथिक जो मीनिंग है इसका क्या है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो कि हम अगले अध्यायों में यूज़ करेंगे। जैसे वेरी ऑफन क्या होता है, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जहाँ लोग पहले रहते थे। यह पता नहीं है कि उस काल में इनको किस नाम से बुलाया जाता होगा। नेक्स्ट है
ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जो बदलती हुई जलवायु। अब क्या था कि उस समय जो 12,000 ईयर्स एगो, मतलब जो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे बदलाव आए, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, और वहाँ पर जो है डियर, एंटीलोप, गोट, शिप और कैटल और एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, जो वहाँ पे जो थे ये हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। Those who hunted these animals now followed them. जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए, और इनके खाने पीने की आदतों और ब्रीडिंग, मतलब जो इनकी प्रजनन के समय की जो जानकारी थी वो उन्होंने हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब के लोग इन रीरिंग, मतलब जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार हर्डिंग, पालने की बात सोचने लगे थे। मछली पकड़ना भी भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स, जो स्रोत बन गया था। द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ये जो हमने खेती और पशुपालन कब शुरू किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अब हमने पहले लेसन पढ़ा था चैप्टर 2, तो उसमें क्या बताया था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड, और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी बदलते रहते हैं। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो ध्यान कुछ बातें की ओर गया, जैसे कि जो एडिबल प्लांट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो बीज कैसे अपना स्टैग्स, मतलब ऐसा कैसा बीज लगाएं जो कि डंठल से टूटकर जल्दी से नहीं गिरे। तो उन्होंने क्या किया, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि, इसके बारे में उन्होंने खोज की। इसी तरह उन्होंने पौधों को भी देखभाल करनी शुरू कर दी, उनका भी जो है देखभाल शुरू की। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने फिर चिड़ियों और जानवरों से भी पौधों की सुरक्षा की होगी उस समय में, क्योंकि अगर वो प्लांट्स की अगर चिड़ियों से और उससे जानवरों से रक्षा नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सारे प्लांट्स खा जाएंगे, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे जो वो लोग थे वो क्या बन गए, किसान बन गए। Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. तो इसी प्रकार लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा जो रखकर जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और टेम मतलब पालतू, उन्हें अट्रैक्ट करके उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया तो वो कौन सा था, डॉग, एंसेस्टर ऑफ डॉग, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। तो ऐसे जानवर जैसे शिप, गोट, कैटल एंड पिग, ये लिविंग इन हर्ड्स, ये झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे हर्डर्स, पशुपालक बन गए। डोमेस्टिकेशन, ये है बसने की प्रक्रिया, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। लोगों द्वारा जो पौधे और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया होती थी उसे क्या कहने लगे, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाने लगा।
Very often plants and animals that are tending by people become different from wild plants and animals. अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं. This is because people select plants and animals for domestication. इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को सिलेक्ट करते हैं जिनके प्रोन टू डिसीज, जिनको की बीमार होने की संभावना जिनकी कम हो. यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके. सिलेक्ट प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसको संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाए जाने वाले जो पौधे हों वो सेम क्वालिटी, मतलब अच्छी जो क्वालिटी के हों. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो कि सीधे होते थे, अहिंसक होते थे. इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए. फॉर एग्जाम्पल, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं. डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही. यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई. वर्चुअली मतलब वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है. कृषि के लिए अपनाई गई सबसे आरंभिक फसलों में गेहूं तथा जौ है. उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं. सबसे पहले हमने किसे पाला था? कुत्ते को. तो उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं. ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन की जो नई शैली थी, इस पैराग्राफ में उसके बारे में बताया गया कि इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. अगर आप कोई पौधा लगाते हो तो बीज को हम बोते हैं तो हम देखते हैं कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक भी लग सकता है. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. बीज इसलिए जब लोग पौधे वहाँ जो लगाने लगे तो उनकी देखभाल के उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था. बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई, वीडिंग मतलब खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे बहुत से काम वो करते थे. कटाई के बाद अनाज का उपयोग जो है बहुत ध्यान से करना पड़ता था. स्टोरिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स है वो हमारे चलते फिरते हमारा खाद्य भंडार था. कैसे, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो जानवरों की संख्या प्राकृतिक रूप में बढ़ती है क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं. इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विद which is an important source of food and meat wherever required. अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनसे दूध प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है. यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक
तरीका है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो हमारे सबसे पहले किसान थे, आरंभिक किसान और पशुपालकों का पता लगाना। अब हमने जो सेकंड लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, उसमें मैप भी दिया गया था, तो उसमें दिखाया गया है कि कुछ नीले नीले वर्ग दिखाए गए हैं, स्क्वायर दिखाए गए हैं। ईच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को बताता है जहाँ की पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के लिए जो एविडेंस मिले हैं ये उसको बताता है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो आज आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की सेटलमेंट्स मतलब बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों की स्टडी की। इनमें से सबसे जो रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। दीज में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, जो हमें अवशेष मिले हैं ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है टुवार्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन की ओर। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम, जैसे कि बुर्जहोम जो अब की वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे कि क्या कहा जाता था, पिट हाउसेस, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविद की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, कि मौसम अगर अच्छा होता होगा तो बाहर, अगर अधिक ठंड होती होगी वो घर के अंदर खाना बनाते होंगे। Stone tools have been found from many sites as well. बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग अलग हैं, अलग तरह के हैं, इसलिए इसे नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मुसल, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। जो ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो पूरा पाषाण युग था उस समय औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई है जो उस समय औजार बनाए गए थे। ये
स्टोन्स के बने हुए हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन्हें सजाया भी जाता था और बर्तनों का उपयोग चीज़ों के रखने के लिए भी किया जाता था। जो पीपल थे वो लोग इन बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे, जिसमें क्या पकाते थे वो चावल और दलहन जैसे अनाज को वो अब अपने जीवन का जो है उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसके साथ अब लोग विभिन्न प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करके कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के अंदर धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे और उन्होंने इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने की कोशिश की। जो उन्होंने ये सारा काम किया उसको उन्होंने मिलकर शुरू किया। अलग अलग मौसम में अलग अलग उन्होंने भी फिर उसी अनुसार काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। दिस साइट इज लोकेटेड इन ए fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. अब जो लेसन 2 में हमारा मैप है उसमें मेहरगढ़ दिखाया हुआ है, तो उसके बारे में बताया कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक फर्टाइल हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया? बार्ले, वीट एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। उन्होंने जो गेहूँ उगाना शुरू किया और जो पशु पालन भी, भेड़ बकरी पालना भी उन्होंने सीखा। ये वो आरंभिक स्थान है जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earlier level. यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुराविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। Other find of Mehergarh include remains of square of rectangular houses, each house and 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे जिनमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते थे तो जो मृतक के सगे रिश्तेदार संबंधी होते थे वो उनके प्रति सम्मान जताते थे। तो उनका कहना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में जो मृतकों के साथ कुछ सामान को भी वो रख देते थे। मेहरगढ़ में भी ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः जो है इसे क्यों दफनाया गया, उसको इसलिए दफनाया गया कि परलोक में वो उसको खा सके। एल्सवेयर फ्रांस की एक गुफा दिखाई गई है। इस पूरा स्थल की जो खोज लगभग 100 ईयर्स पहले 4 स्टूडेंट्स ने की थी। इस तरह के जो पिक्चर है इसमें लगभग जो है 20,000 ईयर्स पहले से लेकर 10,000 ईयर्स पहले के बीच बनाए गए होंगे ये। इनमें कई एनिमल्स
वाइल्ड हॉर्सेस, बिसन, रेंडियर, रिनोल्ड्स, ओरेक्स, ये जो हैं ऐसे जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेंडियर और जो बारहसिंगा, ये क्या थे, ब्राइट कलर्स से बनाए गए थे। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स। जो इन रंगों को क्या था, ये आयरन ओर और चारकोल जैसे मिनरल्स पदार्थों से बनाया जाता था। आयरन ओर मतलब लोह अयस्क से बनाया जाता था। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है कि इन जो पिक्चर्स से सेरिमोनियल ओकेजन्स जो थे, उत्सवों के अवसर पर ही ये बनाए जाते थे। परहैप्स शायद इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ स्पेशल रिचुअल्स, मतलब कि कुछ जो खास जो अनुष्ठान थे उनके लिए इनको बनाया गया होगा। एल्सवेयर, अन्यत्र। इस समय कुछ, जब हम ये लेसन, बाकी लेसन पढ़ा जो हमने, उस समय जो काम हो रहे थे, तो जो वर्ड का दूसरा हिस्सा होता है, तो इसी समय कुछ और हिस्सों में भी जो होता है उसकी एक झलक इस अन्यत्र में दिखाई जाती है। जैसे कि फाइंड टर्की इन यूर एटलस, एटलस में तुर्की को ढूंढो। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स चताल हयूक वाज फाउंड इन टर्की। तो जब नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल हयूक जो है वो कहाँ है, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर जो है वहाँ से क्या लाया गया, काउरिस, काउरिस मतलब कोड़ियाँ, लाल सागर से कोड़ियाँ मिली, और शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से सीपियाँ। ये हमें अलग अलग स्थान से अलग अलग चीज़ें मिली। ध्यान रहे कि उस समय तक क्या था, पहिए वाले जो वाहन नहीं चलते थे, उनका विकास नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, अपनी बैक पर सामान को लाद कर या फिर एनिमल्स की बैक पर सामान को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।